हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में। और आपका स्वागत है दोस्तों जीरो टू हीरो, जो हमारी ट्यूटोरियल सीरीज है उसमें आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम लेके आए हैं जीरो टू हीरो का एपिसोड नंबर 62। एक लंबी यात्रा हमने तय की है दोस्तों, और साथ में आज वो टॉपिक है दोस्तों जिसकी शुरुआत हमने 3 वीक्स पहले की थी, बिल्डिंग प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो, जिसके 3 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। पहले 2 पार्ट्स में हमने वो दिशा दी कि क्या ब्रॉडर रूल्स हैं जिन्हें हमें दिमाग में रखना चाहिए जब भी हम पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं या फिर उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब दोस्तों पार्ट 3 में हमने कवर किया कि किस तरह से वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में सीखे हैं उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, और एक सैंपल तरीके से 3 पोर्टफोलियो को डिजाइन भी किया, रिस्क मैनेजमेंट भी किया उनका। अब दोस्तों सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है पोर्टफोलियो को मैनेज करना। जब पोर्टफोलियो को डिजाइन हम करते हैं तो वो ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि हमें स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट्स के आधार पर मार्केट में एंट्री करनी है और इनिशियल स्टॉप लॉस सेट करके पोजीशन साइजिंग करके अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर देना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है 10 पोर्टफोलियो को अपने 10 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना, और वो 10 स्टॉक्स में सेक्टर को अलोकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में विचार करना। अब दोस्तों इसके बाद मुख्य बात आती है कि आज हम उस बात में चर्चा करेंगे व्हेन टू एग्जिट द मार्केट। खास करके दोस्तों जब हमने इनिशियल स्टॉप लॉस सेट कर लिया है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो हम लॉस में एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि एग्जिट करने की मार्केट की 2 ही पॉसिबिलिटी है। एक तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और या फिर दोस्तों हम प्रॉफिट बुक करने का जो इंटेंशन रखते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है मुनाफा कमाना स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट से, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब प्रॉफिट बुक करने की दिशा में हम विचार करने लगते हैं तो वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है, क्योंकि हम ट्रेंड को राइड भी करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम अपने प्रॉफिट को प्रिजर्व करना चाहते हैं जो हमने मुनाफा कमा लिया है। अब दोस्तों ये एक चैलेंजिंग टास्क है, तो आज हम इस एपिसोड के तहत हम उन बातों की चर्चा करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल स्ट्रैटेजी हो सकती है, और हम खास करके दोस्तों मार्केट का पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन क्या बनता है, और लेजेंडरी लोगों ने दुनिया भर में जो मार्केट को ऑब्जर्व किया है वो क्या बोलते हैं, तो उनको आधार बना के पहले हम चर्चा करेंगे और उसके बाद ये तय कर पाएंगे कि एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें और इस बेहतरीन परिवार का हिस्सा बने जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी समय पे मिल सके और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। एंड दोस्तों अगर आपको चैनल की मेंबरशिप के बारे में जानकारी चाहिए जो हम YouTube के कोलैबोरेशन में रन कर रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप अलग अलग प्रकार की मेंबरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनमें क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह के पर्क्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज इस इंपॉर्टेंट चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं मैनेजिंग पोर्टफोलियो। हमने पोर्टफोलियो डिजाइन कर लिया, हमारे पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स हैं जिन्हें हमने चयन किया है और रिस्क मैनेजमेंट भी उनका किया है। अब दोस्तों सबसे चैलेंजिंग टास्क आता है कि मार्केट में जब हम एग्जिट करते हैं और प्रॉफिट को बुक करने की संभावनाओं को तलाशते हैं,
क्योंकि दोस्तों स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए हम कंसीडर करते हैं ताकि मार्केट के मेजर मूव को हम इनकैश कर पाए। अब उस मेजर मूव को इनकैश करने के लिए हमको ट्रेंड को राइड करना होगा। तो आप सोचिए प्रॉफिट बुक करने की दिशा में कुछ बातें बड़ी मुख्य हो जाती हैं, और वो बातें क्या मुख्य हो जाती हैं कि हमारे को टेक्निकल एनालिसिस का जो नॉलेज है वो हमारे लिए नंबर 1 हैंडी साबित होगा, और दूसरा हैंडी साबित होगा कि जो बहुत सारे लीजेंडरी लोगों ने दुनिया भर में मार्केट को कई सालों तक ऑब्जर्व किया है, अलग अलग वक्त में, अलग अलग मार्केट कंडीशन में, अलग अलग मार्केट फेजेस में, उनके ऑब्जर्वेशन क्या बोलते हैं। ये दो बातों को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक सेट ऑफ रूल्स तैयार हो सकते हैं जिसके तहत हम मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। अब दोस्तों आप ये समझिए कि डाउ के डॉक्ट्रिन्स को अगर हम दिमाग में रखते हैं तो डाउ का वन ऑफ द डॉक्ट्रिन्स क्या बोलता है। वन ऑफ द डॉक्ट्रिन्स डाउ का बोलता है कि ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट अनलेस इट गिव्स अ डेफिनेट सिग्नल। इसका तात्पर्य क्या है, अगर हम मार्केट में वैल्यू बाइंग कर रहे हैं तो हमने परचेज तो कर लिया है, बाई तो कर लिया है वैल्यू एरिया में, उस हिसाब से स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस निकाल लिया है, और उसके बाद दोस्तों हमने पोजीशन साइजिंग कर ली है ताकि रिस्क को मैनेज कर सकें। अब जब मार्केट हमारी दिशा में ऊपर मूव कर रहा है, मार्कअप फेज में है, तो मार्कअप फेज में किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको याद होगा मार्केट फेजेस, मार्केट ट्रेंड, बिजनेस साइकिल, मार्केट साइकिल के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की थी। वो एक एग्जॉस्टिव वीडियो आस्क डीके में उपलब्ध है, जो हमने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान में उसे एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप उसको ध्यान से देखें दोस्तों, तो मेजरली किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट में 3 मेजर वेव्स का फॉर्मेशन होता है, 3 मेजर वेव्स का फॉर्मेशन होता है, और प्रोबेबली इसी पे आधारित है इलियट वेव की थ्योरी। तो हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं दोस्तों कि इलियट वेव क्या है। बहुत सिंपल तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर जो रहेगा, मेजर मूव्स जो होगा हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन करेगा, और करेक्टिव वेव्स की साइज इंपल्सिव वेव से काफी छोटी होगी, क्योंकि रिट्रेसमेंट नॉर्मली जो होता है 38.2% या 61.8% तक रिट्रेसमेंट की संभावना होती है। अब यह समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है दोस्तों कि डाउ का डॉक्ट्रिन्स क्या बोलता है। वो बोलता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंडिंग मूव में है तो ये ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रहेगा जब तक एक डेफिनेट सिग्नल ना दे। तो वो डेफिनेट सिग्नल क्या हो सकता है? एक तो दोस्तों ये मौका हो सकता है कि मार्केट में ट्रेंड को राइड करते रहें और स्टॉप लॉस को प्रीवियस इंपल्सिव वेव के नीचे लगाते रहें और ट्रेल करते रहें, और जब कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें फर्स्ट टाइम अपीयर हो चार्ट के ऊपर में, वो हेड एंड शोल्डर हो सकता है, डबल टॉप हो सकता है, उस समय हम प्रॉफिट को बुक कर लें। एक स्ट्रैटेजी, एक सिंपल स्ट्रैटेजी तो ये हो सकती है। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं कि किस तरह के लेजेंडरी लोगों ने मार्केट में पास्ट में ऑब्जर्वेशंस किए हैं। उसके बाद सेट ऑफ रूल्स के बारे में हम सेपरेट चर्चा कर पाएंगे, ताकि हम होलिस्टिकली ये समझ सकें, कंसेप्चुअली ये समझ सकें कि मार्केट ओवरऑल बिहेवियर क्या दिखाता है, और इन सारे डाउ के प्रिंसिपल्स को और जो मार्केट के ऑब्जर्वेशन के डेटा हैं उनको कंबाइन करके एक सेट ऑफ रूल्स बना सके, ताकि हमारे संभावना एक प्रबल हो सके प्रॉफिट को बुक करने की कंसिस्टेंटली। अब दोस्तों कुछ बातें जो मार्केट के पास्ट में ऑब्जर्वेशन लीजेंडरी लोगों ने किया है उसे हमें दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। और हमें दिमाग में क्या रखना चाहिए दोस्तों, एक्चुअली हमें कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बिहेवियर को देखना चाहिए कि ये जो लेजेंडरी लोगों ने ऑब्जर्वेशन किए हैं क्या वो होल्ड ट्रू करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों विलियम ओ'नील, जिनके बुक का भी जिक्र दोस्तों हमने 0 to 0 में एक बार किया था,
जो टॉप रेकमेंडेड बुक्स हैं उनमें इनका नाम आया था। ये बहुत ही नामी व्यक्ति हैं और ये फाउंडर है इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली करके एक इनकी रेगुलर डेली पब्लिकेशन था। उसमें दोस्तों ये रेगुलर मार्केट के ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड चीजों को पब्लिश किया करते थे और उन्होंने दोस्तों कई स्टॉक्स के एनालिसिस किए, खास करके वो स्टॉक्स जो बहुत तेजी से अप ट्रेंडिंग मार्केट में रन कर रहे थे, जो रनर्स थे, विनर्स थे, जो भी शब्दावली का इस्तेमाल करना है हम कर सकते हैं। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि एक जो सफल स्टॉक है, एक सक्सेसफुल स्टॉक जो है, वो अगर बेस का फॉर्मेशन करके, जैसे दोस्तों जब आप वैल्यू पिक करते हैं तभी तो आपने बेस का फॉर्मेशन देखा होगा कि प्राइस एक वैल्यू जोन में आई है, मार्केट ने कंसोलिडेट किया है या की सपोर्ट एरिया डिमांड एरिया से बाउंस बैक किया है, और या दोस्तों डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद मार्केट में एक एक्यूमुलेशन फेज को ऑब्जर्व किया है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हमने ऑब्जर्व किया है। बातें कुछ भी हो सकती हैं जहां से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और इस तरह के कई वीडियो हमने इस चैनल के ऊपर में बनाए हैं और जब भी हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों इन बातों की रेगुलर चर्चा करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट परमानेंट ट्रेसेस बना दें और आप हमेशा इन चीजों को अपने दिमाग में रख पाए। तो उन्होंने बोला कि जब ये कीस कंसोलिडेशन बैंड के बाद स्टॉक ब्रेकआउट करता है बेस बनाने के बाद, तो ये 20 से 25%, 20 to 25% इसमें टेंडेंसी होती है अपसाइड में मूव करने की। ये बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है। अब आप देखिए जितने भी मार्केट एक्सपर्ट हैं, चाहे वो फंडामेंटल एनालिस्ट हो चाहे टेक्निकल एनालिस्ट हो, एक पोर्टफोलियो में जो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि साल का हम रिटर्न कितना देखते हैं, 15 से 18% एक एक्सेप्टेड नॉर्म्स है। तो किसी समय मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगा तो आप उससे आउट परफॉर्म करेंगे और ज्यादा रिटर्न पाएंगे, ज्यादा यील्ड पाएंगे, और कभी दोस्तों अंडर परफॉर्म करेगा तो कम यील्ड पाएंगे और कोई साल लॉस में भी जा सकता है। दैट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द पोर्टफोलियो एंड एक्सपेक्टेशन इन द मार्केट। अब दोस्तों अगर ये बात ट्रू है कि 20 से 25% की यात्रा करता है एक कंसोलिडेशन बैंड से निकल के, तो ये हमारा फर्ज बन जाता है कि हम मार्केट को ऑब्जर्व करें और पेशेंटली देखें कि क्या कितने लोगों में वो पेशेंस रहता है कि 20 से 25% की यात्रा को इनकैश करने का। सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क यहां आता है, लोग 5%, 6%, 4% के प्रॉफिट में बड़ी जल्दी होती है प्रॉफिट को बुक करने की, और जब वैसा टेम्परामेंट होता है तो ऐसे टेम्परामेंट वाले लोग कभी भी पैसा अच्छा बना नहीं पाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। और दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि जब मार्केट में डिक्लाइन होता है 20 से 25% का रन अगर बहुत तेजी से हुआ है न्यू बेस बनाने के बाद, और जब मार्केट डिक्लाइन करता है और साइडवाइज मूवमेंट में आता है, तो वो कब आता है? 20 से 25% के रन के बाद आता है। अब ये साइडवेज मूवमेंट और जो कंसोलिडेशन बैंड बनता है, तो मार्केट कर क्या रहा है? ये 20% 25% की यात्रा के बाद सिंपल शब्दों में समझें तो मार्केट थक गया है, मार्केट इज टायर्ड। जैसे हम रन करते हैं, जॉगिंग करते हैं तो थकते हैं और थोड़ी देर के लिए पॉज लेते हैं, आराम करते हैं या स्लो हो जाते हैं। उसी तरह मार्केट में भी ये थकावट देखी जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड का रिवर्सल होने जा रहा है। डाउ के डॉक्ट्रिन्स को दिमाग में रखना बहुत आवश्यक है कि मार्केट फिर से कंसोलिडेट करके एक नया बेस तैयार कर सकता है और फिर अपसाइड यात्रा चालू करता है। तो इन बातों को मुख्यतः दिमाग में रखना है कि एक मेजर मूव 20 से 25% का
होने के बाद मार्केट में एक टायरनेस फील होगा, एग्जॉशन फील होगा, और वो शायद एक करेक्शन की संभावना है जहां मार्केट एक नए बेस को बनाने की तैयारी कर रहा है। तो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस जो था वो स्टॉप लॉस काफी ऊपर शिफ्ट हो सकता है और फर्दर स्कोप हो सकता है ट्रेंड को राइड करने का आफ्टर कंसोलिडेशन। लेकिन हमें पेशेंस लूज नहीं करना है। कई बार दोस्तों मार्केट कई महीनों तक कंसोलिडेट करता है एक बैंड में, 2 महीने 3 महीने कंसोलिडेट करता है, और मेजॉरिटी ऑफ द लोग टेंड टू लूज देयर पेशेंस। ये पेशेंस जब चला जाता है दोस्तों, तो ये मार्केट है जो पेशेंट लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर वो अपनी स्ट्रैटेजी से रिजिडली अडहियर करके रहते हैं और उसे इंप्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों विलियम ओ'नील ने एक और बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन किया है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि रीसेंट टाइम में हमने एस्कॉर्ट्स के ऊपर में एक एनालिसिस की थी और आपने देखा था कि उसने पहले 2 या 3 सप्ताह के अंदर में ही एक सिग्निफिकेंट यील्ड दिखाया था और प्रॉफिट दिया था दोस्तों, क्योंकि वो दोस्तों हमने स्विंग ट्रेडिंग के आधार पर आपके साथ शेयर किया था। तो स्विंग ट्रेडिंग के आधार पे उसने अराउंड 20% का रिटर्न दिया था प्रिसाइजली इन 2 वीक्स टाइम, आपको याद होगा दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक्स जब आपको मिलते हैं तो उससे रिलेटेड ये ऑब्जर्वेशन है, और आप कोरिलेट कीजिएगा स्टॉक को एस्कॉर्ट से कि टारगेट कितनी जल्दी अचीव हुआ। 20% का उसने रिटर्न दिया सिर्फ 2 सप्ताह में, और उसके बाद हमें क्या नजर आया उस स्टॉक में आप सभी जानते हैं दोस्तों। अब दोस्तों उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेवरल ऑब्जर्वेशंस किए हैं विलियम ओ'नील ने। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि अगर 20 से 25% का जो मूव मार्केट करता है बेस से ब्रेकआउट होने के बाद, और अगर ये मूव 3 वीक्स के अंदर होता है, मार्क कीजिए मेरे शब्दों को, क्योंकि मैं विलियम ओ'नील के शब्दों को रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये मूव 3 वीक्स के दौरान में होता है, 3 वीक्स या उससे लेस में होता है, तो ऐसे स्टॉक्स की फर्दर बहुत आगे मूव करने की संभावना बढ़ जाती है, और ऐसे स्टॉक्स को हमें 20% का रिटर्न मिलने के बाद प्रॉफिट ना बुक करके हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की स्ट्रैटेजी पे रिजिडली फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसे वो बोलते हैं विलियम ओ'नील कि कम से कम 8 वीक्स तक इसे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि संभावना बन रही है कि और फर्दर एक अच्छा रिटर्न देने की ये स्टॉक क्षमता रखता है, क्योंकि इंपल्स इतना स्ट्रांग था, और जब इंपल्स बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों तो करेक्शन नॉर्मली शैलो होते हैं। और एस्कॉर्ट के चार्ट को जाके रिविजिट करके देखिएगा कि पहले 2 या 3 वीक के अंदर में उसने इन बातों को फुलफिल किया है कि नहीं जो विलियम ओ'नील ने ऑब्जर्व किया है और डॉक्यूमेंट किया है दोस्तों। और उसके बाद उस स्टॉक्स ने क्या 8 वीक्स के अंदर में क्या परफॉर्मेंस दिखाया है आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो ये ऑब्जर्वेशन है जो हमेशा हमें हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि जब बेस बना के मार्केट ऊपर जाता है और ब्रेकआउट होता है तो उस समय पे 20 से 25% का रन की संभावना है, और अगर ये 20 to 25% का रन 3 वीक्स या उससे कम में हो तो उसे कम से कम 8 वीक्स तक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 8 वीक्स में और अधिक पोटेंशियल है उसके प्रॉफिट देने की, और उसमें क्षमता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए अगर उसने और 10-15% प्रॉफिट दे दिया तो दोस्तों हमने 35-40% का प्रॉफिट बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन में निकाला है दोस्तों। हमने एस्कॉर्ट्स में एग्जाम्पल देखा है, रिसेंट टाइम में बंधन बैंक में एग्जाम्पल देखा है, और हो सकता है आने वाले समय में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी उम्मीद रख रहे हैं कि इस तरह का कुछ परफॉर्मेंस हम देख पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इसको आगे समझते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि चाहे आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, इमोशनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत कोज एंड थिन लाइन है इन्वेस्टमेंट एंड पोजिशनल ट्रेडिंग में। इवन पोजिशनल ट्रेडिंग भी ईयर्स चल सकती है, 3 मंथ से 1 ईयर एंड मोर तक चल सकती है, डिपेंड करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। अब दोस्तों इमोशनल कंट्रोल में अगर नहीं होता है तो क्या होता है दोस्तों, हम जब मार्केट हमारी
दिशा में चला जाता है, हमने जो ओरिजिनल प्लान किया है वो एक्सपेक्टेड टारगेट या ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी अचीव हो जाता है और मार्केट एक नया हाई बनाता है, तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लालच में आ जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं और इमोशनली कैरी अवे होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हमें ऐसा लगने लगता है अब तो दोस्तों हम मार्केट के बादशाह बन गए और हम मार्केट में कुछ भी कर सकते हैं, और यह समय होता है जो हमारे पोर्टफोलियो को डिजाइन करने के लिए 10 स्टॉक्स तक कंटेन करने के जो रूल हैं, 1% के रिस्क मैनेजमेंट के रूल हैं, उसे कहीं ना कहीं हम डेविएट करने की संभावना रखते हैं, क्योंकि हमारे में वो लालच आ जाता है, हम कैरिड अवे हो जाते हैं, वो सारे रूल्स धरे के धरे रह जाते हैं और हम उसमें फिर 15 स्टॉक, 16 स्टॉक, 18 स्टॉक, इस तरह से अपने पोर्टफोलियो में अपने रिस्क को बढ़ा के सारा का सारा जो हमने इनकम किया है वो कहीं ना कहीं इतने बड़े रिस्क की तरफ में हम एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि हम में पेशेंस नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम डिसिप्लिन तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, तभी जाके दोस्तों एक बड़े और कंसिस्टेंट प्रॉफिट की संभावनाओं को हम जन्म देते हैं और हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये मांगना बहुत गलत है कि ज्यादा स्टॉक्स अगर पोर्टफोलियो में होंगे तभी ज्यादा प्रॉफिट होगा। एब्सोल्युटली नॉट फ्रेंड। आप केवल एक सोच के देखिए कि हमारे क्रिकेट टीम में 11 बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं देश के। अगर इन 11 खिलाड़ियों को निकाल के एक ऐसी टीम बनाई जाए जिसमें 100 खिलाड़ी हो लेकिन उन्हें क्रिकेट खेलना ना आता हो, तो क्या आपको लगता है कि ये 100 खिलाड़ी मिलके किसी कमजोर से कमजोर टीम को, इवन रणजी ट्रॉफी के किसी स्टेट के टीम को हरा पाएंगे? जो रणजी ट्रॉफी की टीम सिर्फ 11 प्लेयर से खेलेगी, वो नेशनल टीम भी नहीं है, वो स्टेट लेवल की टीम है, क्या उसको हरा पाएंगे? आप दोस्तों कॉमन सेंस लगाना है हमें। वी हैव टू अप्लाई अवर कॉमन सेंस। वैसे तो दोस्तों बोलते हैं कॉमन सेंस ऐसा सेंस है जो कॉमनली उपलब्ध नहीं है, ये रेयरली उपलब्ध है और इसीलिए कॉमनली लोग मिस्टेक करते हैं इस तरह के और कैरी अवे हो जाते हैं इमोशनल बैलेंस ना होने के कारण दोस्तों। तो दोस्तों जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें पोर्टफोलियो के रूल को डेविएट करने में अधिकतर लोगों को वक्त नहीं लगता और यही कारण है दोस्तों कि फाइनेंशियल मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, सिर्फ 5% या उससे लेस है और गंवाने वालों की संख्या 95% है। और उन्हीं के पैसे तो ये 5% लोग जो पेशेंट लोग हैं, जो सब्जेक्ट को समझते हैं, वो कमाते हैं, क्योंकि ये जीरो सम बिजनेस है। जो लॉस किया हुआ पैसा है वही प्रॉफिट के रूप में ट्रांसफर हो रहा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में दोस्तों। एंड दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टमेंट करके उसे निगलेक्ट कर देना, उस असेट क्लास में जिसमें हमने पैसा लगाया है उसे निगलेक्ट कर देना, और या फिर दोस्तों हमारा एक डिटरमिन्ड प्रॉफिट है कि मार्केट में प्रॉफिट्स कमाना? अगर हमारा ऑब्जेक्टिव 3 महीने या 4 महीने में या 5 महीने में अचीव हो गया है तो दोस्तों कोई जरूरी है कि हम लॉन्ग टर्म बैठे रहें। इसलिए रेगुलर प्रॉफिट बुक करना अत्यंत आवश्यक है। यह हमें समझना होगा, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। तो दोस्तों अल्टीमेटली अगर आपने इनिशियल स्टार्ट करते सोचा कि हमारा पोर्टफोलियो शुड गिव अ यील्ड ऑफ से 18% और 15% पर एनम, और आपको किसी स्टॉक ने 4 महीने में या 5 महीने में 25%, 30% का यील्ड दे दिया है, तो क्या प्रॉफिट बुक करने में परहेज है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रॉफिट रेगुलरली बुक करना एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पोर्टफोलियो मैनेज करने में। और दोस्तों केवल चैलेंज ये आता है दोस्तों कि प्रॉफिट बुक कब करें। ये जानना कि हम प्रॉफिट बुक कब करें, दिस कुड बी चैलेंजिंग।
जैसा मैंने अभी रेफर किया दोस्तों, एक तो बहुत ब्रॉडर तरीका सिंपल रूल हो सकता है, जब भी हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आए तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज का इंडिकेशन है और ब्रेकडाउन हो चुका है, उस समय हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। क्योंकि दोस्तों हम उसके बाद में कैश में भी अगर बैठते हैं और मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं और वही स्टॉक फिर से अगर अपॉर्चुनिटी देता है तो री एंट्री करने की कॉस्ट बहुत कम है। लिटिल ब्रोकरेज, लिटिल जीएसटी, दैट इज द ओनली इम्प्लीकेशन, बट कमाए हुए पैसों को लूज करना कुड बी वेरी वेरी फेटल मेनी अ टाइम्स दोस्तों। तो मार्केट में हम पार्टिसिपेंट बने, ना कि एक्सपेक्टेटर बने, और एक्सपेक्टेटर बन के कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और उसे पोर्टफोलियो को डिजाइन करके हम भूल जाएं और उसे मैनेज ना करें, हम उसे रिस्क को मिनिमाइज ना करें, क्योंकि दोस्तों रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दैट इज दी की क्रक्स दोस्तों। तो इमोशनल कंट्रोल में रूल को डेविएट नहीं करना एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है दोस्तों। अब कई लीजेंडरी लोगों ने मार्केट के सेवरल ऑब्जर्वेशंस के बाद में एक रूल को डिवाइस किया है दोस्तों, वो है 8% स्ट्रिक्ट सेल रूल। अब 8% स्ट्रिक्ट सेल रूल का तात्पर्य क्या है? मैं ये मान के चल रहा हूं दोस्तों कि आप सभी ने जीरो टू हीरो के सारे वीडियोस को देख लिया होगा और टेक्निकल एनालिसिस की समझ आ चुकी होगी। डाउ डॉक्ट्रिन्स जो है 6 डॉक्ट्रिन्स, उसके बारे में कंसेप्ट आपके डेवलप हो चुके होंगे और आप उस कंसेप्ट को अगर समझते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर हमारी दिशा में, जब मार्केट बढ़ रहा है, मार्कअप फेज में है, तो हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन मार्केट कर रहा है। यहां तक तो बात सही है दोस्तों। और जब मार्केट समय समय पे जैसे जैसे हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन करेगा तो ईच करेक्शन के बाद में वो एक बेस बनाएगा। वो बेस जो है मार्केट का, ट्रेंडिंग मार्केट में, अप ट्रेंडिंग मार्केट में वो बेस ऊपर में शिफ्ट होता हुआ चला जाता है। और ये मार्केट में प्राइस चार्ट को देखकर ऑब्जर्व करने में 1 मिनट से या फ्यू सेकंड से ज्यादा नहीं लगते हैं, अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया है और वो स्किल को हासिल कर लिया है दोस्तों। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वेशन क्या किया गया। ऑब्जर्वेशन ये किया गया दोस्तों कि कोई भी स्टॉक, और ये बहुत एक्सटेंसिव और बहुत डिटेल स्टडी के बाद दोस्तों 8% रूल लीजेंडरी लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है। और उन्होंने बोला कि पास्ट में स्टॉक के मूवमेंट्स को अगर देखते हैं हम, तो ये देखा गया है कि जो विनिंग स्टॉक्स होते हैं, जो विनर्स होते हैं मार्केट में, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनमें दोस्तों ड्रॉप जो होता है वो बाय पिवट पॉइंट से, मार्क माय वर्ड, बाय पिवट पॉइंट से 8% से ज्यादा गिरावट नहीं होती है। तो इन्वेस्टमेंट के एंगल से ये बहुत जरूरी है समझना दोस्तों कि हम बाय जब कर रहे हैं तो वैल्यू एरिया में बाय कर रहे हैं। ये तो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो बिल्डिंग प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो में समझा और सीखा है, और पार्ट 3 में उसका इंप्लीमेंटेशन देखा है। तो दोस्तों हम वैल्यू जोन में जब एंट्री कर रहे हैं तो वैल्यू जोन में जब भी आप एंट्री करेंगे तो वो बाय पिवट पॉइंट है, और ये पिवट पॉइंट्स शिफ्ट होते चले जाते हैं ऊपर ट्रेंडिंग स्टॉक में इन मार्कअप फेज। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखा गया है 8% से ज्यादा ये स्टॉक नीचे नहीं गिरते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और उन्होंने ये भी डॉक्यूमेंट किया दोस्तों कि जो बड़े बड़े स्टॉक्स है, जो बहुत बड़ा रिटर्न्स देते हैं, जो बिग विनर्स हैं, वो नॉर्मली पिवट पॉइंट से नीचे ही नहीं जाते हैं, नीचे ही नहीं क्लोज होते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द बिग विनर्स डोंट क्लोज बिलो देयर पिवट पॉइंट्स। एंड इसीलिए दोस्तों हमने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी जो बनाई थी, वो क्या बताई थी कि प्रायर इंपल्सिव वेव का जो लो है वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसी प्रिंसिपल पे आधारित है दोस्तों। दूसरा उसमें क्या प्रिंसिपल अप्लाई है कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा रहता है बुल मार्केट का या मार्कअप फेज में मार्केट का, उस पे आधारित है दोस्तों। तो इन सब की चर्चा हमने कहीं ना कहीं की है दोस्तों। तो स्टॉक्स 8% से ज्यादा अगर बाय पिवट पॉइंट से ज्यादा गिर जाते हैं तो वो अपने आप में इनफ सिग्नल दे रहे हैं कि उन्हें बेच देना चाहिए। शायद ये ब्रेकआउट जो था या वैल्यू जोन से जो बाउंस बैक था वो फॉल्स था, वो फेक था।
अगर इन सिंपल रूल को भी हम दिमाग में रखें अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, तो डिजास्टर होने से हम उसे रोक सकते हैं दोस्तों। ये समझना अत्यंत आवश्यक है। अब यहां पर आप देखिए होता क्या है, एक व्यक्ति जो टेक्निकल एनालिसिस को, मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझता है, वो क्या बोलता है, जो विनिंग स्टॉक है वो प्राइस बहुत ऊपर चली गई है इसीलिए उसे नहीं खरीदना, तो वो ऐसे स्टॉक को ढूंढता है जो लूजिंग स्टॉक्स है, जो रन नहीं किए हैं। तो दोस्तों आपको विनर्स के साथ में जाना होगा। यस, विनर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंटली इंतजार करना होगा कि कब वो वैल्यू जोन में आते हैं और आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है स्टॉक को और फिर पेशेंटली इंतजार करना है कि किस वैल्यू बाइंग जोन में आप उसमें बाई करेंगे और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे और रिस्क को मैनेज करेंगे पोजीशन साइजिंग के आधार पर दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने जो चर्चा की वो चर्चा की कि लीजेंडरी लोगों ने मार्केट को ऑब्जर्व करके किन किन बातों के बारे में डॉक्यूमेंटेशन किया है, और साथ में हमने सिंपल तरीके से दोस्तों मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। डाउ डॉक्ट्रिन्स जो 6 अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं चार्ल्स एच डाउ ने जो लिखे थे 100 साल से भी अधिक, वो दोस्तों आज भी ट्रू होल्ड करते हैं और मार्केट उनको रिस्पेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों क्या आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि करना क्या है? तो दोस्तों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें करना क्या होगा, डाउ थ्योरी या 6 डॉक्ट्रिन्स डाउ के हैं उन्हें दिमाग में रखना है, और ये लेजेंडरी लोगों ने जो मार्केट के ऑब्जर्वेशन को रखा है इन्हें दिमाग में रखना है, और आपको अपने सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं टेक्निकल एनालिसिस का, जो नॉलेज आपने गेन किया है जीरो टू हीरो के सारे वीडियो को देख के। अब दोस्तों अगर नॉलेज ही गेन नहीं किया है तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है दोस्तों, कि हम रेडी नहीं हैं 3 महीने 4 महीने इस पैशन के साथ में सीखने के लिए, और एट द सेम टाइम हम चाहते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आई शुड मेक मनी। इट डजंट हैपन इन एनी प्रोफेशन। आप इंजीनियर बनते हैं, यू स्पेंड 4 years टाइम इन द कॉलेज आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूलिंग ऑफ so many years. You want to become a medical professional, you spent 8 years time in medical college or even more after schooling. If you want to become a law graduate, you do the same thing. If you want to do MBA, you do the same thing, and then you start thinking about the money. Here, even if you are a slow watcher of the video of Zero to Hero, अगर आपको देखने में धीरे धीरे देखना है, कम देखना है, तब भी दोस्तों क्या आपको 6 महीने से ज्यादा लगेंगे। बट ये प्रोफेशन एक बार आपने नॉलेज गेन कर लिया, स्किल हासिल कर ली, तो दोस्तों आपको ये पोटेंशियल रखता है किसी भी प्रोफेशन को आउट परफॉर्म करने के लिए, और ये एक ऐसा बिजनेस है जो इन्फ्लेशन प्रूफ बिजनेस है। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि दुनिया में कभी भी क्राइसिस आए ये बिजनेस बंद नहीं होगा। ये ऐसा बिजनेस है जिसको आप घर में ट्रैवल करते हुए, कहीं भी जाते हुए कर सकते हैं। आपका बिजनेस हैम्पर नहीं होगा अगर आप हॉलिडे पे भी जा रहे हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक रिजिड रूल्स बनाने होंगे। इन सब नॉलेज को रख के हम डाउ के डॉक्ट्रिन्स को बेस आधार बनाएंगे, और दोस्तों जो लीजेंडरी लोगों ने, जैसे विलियम ओनील ने बोला है, मार्टिन जे ब्रिंग ने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बोला है, उनके बारे में हम दिमाग में रख के अगर एक सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को फॉर्मुलेट करते हैं और लेट डाउन कर देते हैं और उस रूल्स को रिजिडली फॉलो करते हैं, तो दोस्तों ये चीजें बड़ी सिंपल हो जाती हैं। केवल हमें चार्ट पर देखना तो पड़ेगा, ताकि रूल को इंप्लीमेंट तो तब करेंगे जब ऐसा इवेंट आएगा चार्ट के ऊपर में जो हमें इंडिकेशन देगा कि अब मार्केट में से बाहर निकल जाओ, या तो प्रॉफिट बुक करके या लॉस बुक करके, ताकि आपका कैपिटल फ्री हो सके अगली यात्रा के लिए, अगले स्टॉक को चुनने के लिए। ये कुछ बात ऐसी है कि 11 क्रिकेट की टीम में खिलाड़ी होते हैं, उनमें कोई अगर लगातार आउट परफॉर्म नहीं करता है या अंडर परफॉर्म करता है तो हम एक नए खिलाड़ी से उसे रिप्लेस कर देते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने 2 मुख्य बातों की चर्चा की। एक हमने रेफर किया
कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जो 6 डॉक्ट्रिन्स ऑफ चार्ल्स एम डाउ में वो कवर्ड है, क्योंकि वही फाउंडेशन है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का और मार्केट को स्टडी करने का। और दूसरी हमने चर्चा की जो लेजेंडरी लोगों ने मार्केट में ऑब्जर्व किया है ओवर द ईयर्स, उसके बारे में चर्चा की। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हमारे सेट ऑफ रूल्स तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों हम अगले एपिसोड में पार्ट 5 लेके आएंगे दोस्तों, जो इस एपिसोड का जो चल रहे हैं अभी लगातार बिल्डिंग प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो, उसका कंक्लूडिंग पार्ट होगा, जहां पर हम रूल के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या पॉसिबल रूल्स हो सकते हैं। और फिर दोस्तों उन रूल में मॉडिफिकेशन करना आपके हक में होगा, क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज हो चुका है, क्योंकि आपने जीरो टू हीरो के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अब उन रूल को मॉडिफाई करना एक इंडिविजुअल अप्रोच हो सकती है, लेकिन एक बार रूल जब लेट डाउन हो गए तो दोस्तों उस रूल को डेविएट कर रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं दोस्तों, आप एक्सीडेंट को इनवाइट कर रहे हैं। तो अगला कंक्लूडिंग पार्ट में इंतजार कीजिए और जरूर देखिएगा कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ BPP बिल्डिंग प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमें ड्राइव करता है नए नए वीडियो बनाने में, वो एनर्जी का एक मुख्य स्रोत है दोस्तों। आपके कमेंट्स का भी हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा दोस्तों। एंड दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें जानकार लोगों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि दूसरे लोगों को भी इन एनालिसिस का लाभ पहुंच सके, इन ट्यूटोरियल्स का लाभ पहुंच सके, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सके, जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों।